हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। आज की क्लास में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्मेचर रिएक्शन। जैसा कि लिखा ऐसे जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है हमको, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर का रिएक्शन। जैसे एक एक्शन मतलब होता है क्रिया, रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन का मतलब हो गया प्रतिक्रिया। तो आर्मेचर की प्रतिक्रिया, अब इसमें आर्मेचर कौन सी प्रतिक्रिया करता है डीसी जनरेटर में, वही बात हमको समझना है। अगर ये हम समझ जाएं कि जनरेटर में जो आर्मेचर होता है वो कौन सी प्रतिक्रिया कर रहा है, तो हमें आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसको जो है समझते हैं हम लोग। सपोज दैट ये आर्मेचर है, ये क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रश। इसके बाद अगर हम लोग जैसे कंपाउंड जनरेटर बनाते हैं तो सीरीज फील्ड, शंट फील्ड लगाएंगे। सीरीज जनरेटर या शंट जनरेटर अलग अलग चीजें बनती हैं। जैसे हम मान लीजिए शंट जनरेटर ही बना लेते हैं। चलिए, ये शंट जनरेटर बना लिए। अब क्या करेंगे, ये शंट फील्ड हो गई हमारी, शंट फील्ड को हमने आर्मेचर के इस सिरे से जोड़ दिया और शंट फील्ड के इस सिरे को आर्मेचर के इस सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा। इस टर्मिनल पॉइंट से हम जो है क्या करेंगे, लोड को सप्लाई दे देंगे, लोड। अब बात आती कहाँ आर्मेचर रिएक्शन की। अब यहाँ एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जब आर्मेचर घूमता है तो वह फील्ड की बल रेखाओं को काटता है, जिसके कारण आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ठीक, अब आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा तो हो जाएगा, लेकिन आर्मेचर क्या है, यही इसी को हम आर्मेचर बनाए हैं। इसी के अंदर क्या होगा, तार भरे गए होंगे। वह तार इस फील्ड की बल रेखाओं को काटेंगे, जिसके कारण उन तारों में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। लेकिन जब तक लोड नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक आर्मेचर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि पथ नहीं पूर्ण होगा। आर्मेचर में इसके माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, फील्ड का पथ तो पूर्ण होगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा फील्ड साइड में। लेकिन क्योंकि फील्ड में इतना अधिक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा कि आर्मेचर पे कोई दिक्कत परेशानी आए। जब हम लोड लगा देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह दो साइड होने लगेगा। एक तो शंट फील्ड में जो जा रहा था जाएगा ही, और कितना जाएगा वो इसके रेजिस्टेंस के अनुसार जाएगा। ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि शंट फील्ड का, तो इधर करंट कम ही जाएगा। जब हम लोड लगा देते हैं तब जो है आर्मेचर के ऊपर फिर अधिक लोड पड़ जाता है। आर्मेचर क्या करने लगता है, अधिक करंट वियर करने लगता है उस टाइम। तब जब आर्मेचर, मान लीजिए हमने ऐसे ये करंट फ्लो करा दिया IL, जो कि लोड की तरफ जाएगी। लोड हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, आर्मेचर में भी भाई क्या है, आर्मेचर में भी कॉपर कंडक्टर है। ठीक है, एक तरह से, और बाइंडिंग की गई है। तो किसी बाइंडिंग में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वह भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। सपोज दैट एक कॉइल, आप हम चुंबक कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं। एक कॉइल बनाते हैं, बीच में नर्म लोहे की छड़ डाल देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं, AC या DC कुछ भी दे दीजिए, तो इसमें क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है। तो जो ये हमारा आर्मेचर है, यह क्या करेगा भाई, आर्मेचर जब लोड से जुड़ जाएगा तो आर्मेचर का पथ देखो पहले भी पूर्ण होगा इस फील्ड की वजह से। जब लोड नहीं लगा रहेगा तब भी
जब हम फील्ड केवल लोड नहीं लगाए हैं, केवल इस फील्ड की वजह से आर्मेचर का पथ पूर्ण हो रहा है, तब भी यह आर्मेचर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि आर्मेचर में बाइंडिंग है। और बाइंडिंग कहां पर की गई है? किसी कोर के ऊपर की गई है, आर्मेचर कोर के ऊपर की गई है। जैसा हम बता रहे हैं, ये एक नर्म लोहा इसके लिए कोर का काम कर रहा है, उसके ऊपर बाइंडिंग की गई है। तो आर्मेचर में भी वही बात होती है। आर्मेचर में कोर होती है, उस कोर के ऊपर जो है बाइंडिंग की गई होती है। अगर उसमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वह अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो आर्मेचर यहाँ दो काम कर रहा है। देखिए, पहला काम क्या करता है? घूमता है, प्राइम मूवर के माध्यम से आर्मेचर घूमता है, तो वह इस फील्ड की बलेखाओं को काटता है, जिसके कारण आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। और उस विद्युत वाहक बल के कारण जब एक विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, ऐसे इस तरह से। जब लोड लगा देंगे तो विद्युत धारा दो तरफ प्रवाहित होने लगेगी, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। इतनी बात क्लियर? इसके बाद लोड का मान हम बढ़ाते जाएं तो जो आर्मेचर है इसमें क्या होगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र भी तो बढ़ता जाएगा। हम दो बातें बता रहे हैं, दो काम कर रहा है आर्मेचर। एक तो बलेखाओं काट रहा है, काट करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है। साथ ही साथ इसका जब पथ पूर्ण हो रहा है तो इस आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। लेकिन जब लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा। आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बहुत अधिक हो जाएगा। बेट तो लोड जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? इस आर्मेचर में बहने वाली करंट का मान बढ़ता जाएगा। जब आर्मेचर में बहने वाली करंट का मान बढ़ता जाएगा तो इसके द्वारा पैदा किया जा रहा जो चुंबकीय क्षेत्र है वह भी बढ़ता जाएगा। माने दो काम कर रहा है, एक तो इसकी बल रेखाओं को काट के यह विद्युत वाहक बल पैदा कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है लोड करंट के कारण इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो रहा है। अब ऐसा फिगर देखो, ये यहां हम बनाते थे, ये हम बनाते थे पोल। चलिए, ऐसे 4 पोल बना करके पीछे की क्लास में भी मैंने समझाया था, तो आज की क्लास में भी ऐसे ही समझ लीजिए। तो इन पोलों पर भी बाइंडिंग रहती है इस तरह से, और बीच में क्या रहेगा? एक शाफ्ट रहेगी, उसके ऊपर हम आर्मेचर बना देते हैं। शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर लगा, आर्मेचर को दो लाइन दिखाते हैं, ऐसे स्लॉट काट देते हैं, तो इससे पता चलता है कि स्लॉट है, इसके अंदर बाइंडिंग भरी गई है। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, मैं इस फिगर को क्यों बनाया वो समझिए। इसकी ये जो पोल है, फील्ड पोल, इनकी बल रेखाओं को ये आर्मेचर काटेगा जब घूमेगा, तो जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा करेगा। वो विद्युत वाहक बल फिर लोड को जाएगा, जिसके कारण क्या, वो लोड को जाएगा, साथ ही वो विद्युत वाहक बल फील्ड में भी आएगा। ठीक है, फील्ड भी एक्साइट होगी, लोड भी चलेगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस आर्मेचर में करंट का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। जब आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा? ये भी तो एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो फील्ड पोल है यह भी चुंबकीय क्षेत्र है। इसके चुंबकीय क्षेत्र को ये क्या करने लगता है? क्रॉस करने लगता है, धक्का मारने लगता है, खत्म करने लगता है। समझ लो कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती हैं। एक म्यान में दो तलवार आएंगी तो लड़ाई होगा, दोनों एक दूसरे को रगड़ने की कोशिश करेंगी। तो वही हालत है, ये मोटर का, ये जनरेटर का बॉडी है, और इसके अंदर में एक चुंबकीय क्षेत्र इस फील्ड पोल के कारण पहले से था, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र इस आर्मेचर की वजह से, आर्मेचर में जब लोड पड़ा तब पैदा हो गया। इसका चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड को क्या करने लगता है? क्रॉस करने लगता है, खत्म करने लगता है। ठीक है, तो यही प्रभाव जो होता है आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर का रिएक्शन, आर्मेचर की प्रतिक्रिया। बात समझ में आई? तो मेन फील्ड में डिस्टरबेंस पैदा कर देता है ये आर्मेचर,
अब लोड और बढ़ा दिए हम, मान लो लोड और बढ़ा दिए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग होगा तो ये मेन फील्ड को और ज्यादा क्रॉस करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ऐसा समझ लो मेन फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो जितना ज्यादा लोड बढ़ता जाएगा उतना ही ये मेन फील्ड को, इसका चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड को डिस्टर्ब करता जाएगा, जिसके कारण फिर क्या क्या दिक्कत परेशानी होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल घटेगा, रुक रुक कर विद्युत वाहक बल पैदा होगा, क्या वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या प्रभाव होते हैं, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, अभी इसके आगे पढ़ें। पहले ये समझ लो कि आर्मेचर रिएक्शन है क्या। इतना बात क्लियर हो गया है? कुछ पूछना हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो। क्लियर है ना? चलो, तब लोड बढ़ाते जाने, ये चीज यहाँ मैं और बता रहा हूं कि लोड जो है अगर कम रहेगा तो ये प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोड कम रहेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा लेकिन कम रहेगा, तो जो मेन फील्ड में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा तो इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोड बढ़ाते जाएंगे तब इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तब वह मेन फील्ड को ज्यादा डिस्टर्ब करने लगेगा, जिसके कारण फिर हमको कुछ न कुछ प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ उत्पन्न विद्युत वाहक बल में कहीं ना कहीं कुछ समस्या होने लगेगी, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे के पॉइंट में। तो चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको मिटाते हैं फिर आर्मेचर रिएक्शन को, और इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है, 2 लाइन की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसको नोट कर लेना। तो ये स्क्रीन के सामने हमने लिख दिया है, इसको देख लो आप लोग, आर्मेचर रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताना। इसके बाद हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, तो स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इसका हिंदी क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव, या आप रिएक्शन को, आर्मेचर रिएक्शन को लिखोगे हिंदी में तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव। तो फिलहाल हम आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं लिखेंगे, बस ये लिख देंगे आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव। ठीक, अब आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव होते हैं। नंबर एक होता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन का दूसरा प्रभाव क्या होगा? दूसरा प्रभाव है विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट।
मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। चलिए ये हो गया। अब जैसा हमने बताया था आर्मेचर रिएक्शन क्या है ये तो समझ गए हो। आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव हो गया चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दूसरा प्रभाव हो गया विचुंबकन प्रभाव या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो दोनों को समझते हैं क्या है ये दोनों और इसकी वजह से क्या दिक्कत क्या परेशानी होता है। तो चलो सबसे पहला वाला प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। अब इसमें क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। इसको समझाने के लिए एक फिगर बनाता हूं। देखो फिगर को, जैसे एक मान लो हमारा क्या है बीच में, ये आर्मेचर है और इधर हमने क्या लगा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र। इधर क्या लगा दिया, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें पोलरिटी दिखा दो, ये एन हो गया, ये यस हो गया। इस तरह से पोलरिटी दिखा दी। और ये जो आर्मेचर है इसके ऊपर ऐसे गोल गोल ये दिखा दो। ये क्या गोल गोल बिंदी बिंदी ऐसे दिखा रहे हैं, तो क्या बताएगा, ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये बाइंडिंग। ये क्या प्रदर्शित करेगा, बाइंडिंग को प्रदर्शित कर रहा है। ये आर्मेचर के ऊपर हमने ऐसे गोल 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 बिंदी बिंदी रख दिया, तो इससे दिखा रहा है कि आर्मेचर में बाइंडिंग की गई है। और ये आर्मेचर कहाँ पर रखा गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। और चुंबकीय क्षेत्र में ये इधर एन पोल है, इधर एस पोल है। मानिए इसको ऐसे जनरेटर की बॉडी के अंदर में भी तुम पैक कर सकते हो इस तरह से। पूरा 2 पोल का जनरेटर लिया हूँ, सीधी सी बात समझ लो। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की तरफ फैला भी होगा, तो हम ऐसे फैला हुआ मान लेते हैं। थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ कर दिए हैं हम, ये थोड़ा बड़ा बना दिए, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, नहीं तो अभी समझाने में दिक्कत हो जाएगा। उसको रहने दो ऐसे ही, इसको ऐसे रहने दो, इसकी सीधी रेखा में आए तो ठीक है, और थोड़ा छोटा रहे। आर्मेचर को लो हमने इतना छोटा बना दिया, अभी ठीक है ना, इससे छोटा है। और यहाँ पर हमने दिखा दिया ये बाइंडिंग। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा सिरा, चुंबक का दूसरा सिरा एन वाला इधर लगा दो, इसे एन वाला इधर। ऐसे लगा दिया, ये एन हो गया, ये यस हो गया। अब क्या होगा, एन जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो एन से यस की तरफ सीधी रेखा में फैली होंगी। तो ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। चुंबक के बाहर किधर कैसे होता है, एन से एस की तरफ, और चुंबक के भीतर एस से एन की तरफ फैली होती है। अब इसमें 2 पॉइंट समझने की आवश्यकता है। 2 नए टर्म यहाँ मिलेंगे, वो दोनों नए टर्म समझने की आवश्यकता है। पहला नया टर्म जो है वो है GNA। ठीक है, GNA का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। GEOMETRICAL, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, NEUTRAL, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, AXIS। इसका फुल फॉर्म हुआ GNA का फुल फॉर्म है यार। ये GNA होता क्या है, जैसे जनरेटर को, ये तो जनरेटर है ना, हमने बनाया है, ऐसे आप इसको एक बॉडी में कर दोगे तो जनरेटर दिखेगा। तो जनरेटर को कैसे रखना चाहिए, जमीन पर जो फाउंडेशन होता है, जब जनरेटर को हम जाम करते हैं
जनरेटर कभी तिरछा नहीं रखा जाता ना, कोई भी मशीन होती है वो तिरछा नहीं लगाई जाएगी जमीन के पैरेलल लगाई जाएगी ना। तो जमीन के जब पैरेलल में लगेगा तो जो लंबवत रेखा एकदम सीधी सीधी जाएगी उस मशीन के बीचों बीच सीधी सीधी, वह जो है उसकी क्या होगी, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी। सपोज करो कि यह एक जनरेटर है और इसको जमीन के पैरेलल ऐसे लगा दिया गया, तो जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल मतलब उदासीन अक्ष, वह इसके बीचों बीच से जाएगी, बीचों बीच से ऊपर जाएगी इसे। अगर यह तुम तिरछा लगाओगे, एक तरफ जनरेटर को क्या करो तुम नीचे कर दो और एक तरफ उठा दो, तिरछे किसी ऐसे फाउंडेशन पर लगाओ जहां कि तिरछा हो, एक तरफ जनरेटर का बेस जो है उठ जाए, एक तरफ बेस नीचे हो जाए, तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कभी भी बीच से नहीं आएगी, फिर वो भी तिरछा ऐसे हो जाएगी। समझ पा रहे? जैसे इसको समझने के लिए और अच्छे से समझ लो कि जैसे हम लोग कभी सड़कों पर चल रहे होते हैं तो जहां घुमाव होता है, हमेशा हमारे जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल रेखा होती है हमारे केंद्र शरीर के बीचों बीच से होकर जाती है, तभी हम स्टेबल सीधा खड़े रह पाते हैं। जब हम सड़क पर कहीं मोड़ होता है, कर्व होता है, तो वहां घूमते हैं तो क्या करते हैं, अपने शरीर को ऐसे तिरछा कर लेते हैं। साइकिल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से ऐसे तिरछा कर लेते हैं, तो तिरछा करने से क्या होता है कि क्योंकि वहां कर्व है, तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल रेखा है हमारे शरीर के बीचों बीच से होकर के जानी चाहिए, नहीं जाएगी तो हम गिर जाएंगे। तो हम ऐसे, या पहाड़ों पर चढ़ते टाइम देखो कि हम क्या करते हैं, सीधा नहीं चढ़ पाते हैं, आगे झुक के चढ़ते हैं ऊपर ताकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है हमारे शरीर के केंद्र के बीचों बीच से होकर रहे, कि हमारा शरीर संतुलित रहे, बैलेंस में रहे। ऐसे ही जब जनरेटर को किसी फाउंडेशन पर लगाया जाएगा जमीन पर, तो वह सीधा सीधा लगना चाहिए, अदरवाइज उसका जी अन्य जो है वो तिरछा हो जाएगा, सीधा नहीं रह जाएगा, तिरछा मिर्छा हो जाएगा कोई साइड में। ठीक है, तो यही जो होता है जनरेटर। अगर हम इसको मान लें कि जनरेटर है तो इसका जी अन्य इसके और ये जमीन के पैरेलल एकदम लगा हुआ है, तो इसका जी अन्य इसके बीचों बीच से होके जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यह पॉइंट हमारा, यह पॉइंट बीचों बीच से होके जा रहा है, ये क्या है हमारा जी अन्य, जी अन्य। तुमको पढ़ क्या रहे हो, ये तो क्लियर है ना, पढ़ रहे हो आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में पहला प्रभाव पढ़ रहे हो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ का मतलब होता है, देखो, कोई चीज में डिस्टर्ब कर देना। जैसे तालाब होता है, तालाब में पानी शांत है, एक जो है पत्थर फेंक दो तो क्या होगा, पानी में लहरें आ जाएंगी, यानी क्या होगा, वह विक्षोभ, पानी में विक्षोभ पैदा हो जाएगा। विक्षोभ एक वर्ड है, हिंदी का शुद्ध वर्ड है तो नहीं समझ पा रहे हो, हलचल पैदा हो जाएगी, या ऐसा कह दो कि पानी में डिस्टरबेंस हो जाएगा, पानी की जो शांतप्रियता है, स्थिरता है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट हमारा जी एन ए है, ठीक है, जी एन ए। अगर यह जनरेटर जमीन के पैरेलल सीधा सीधा लगा है, तो अगर तिरछा वर्छा लगा होगा तो जी एन ए भी डिस्टर्ब रहेगा, तिरछा रहेगा। ठीक, आगे दूसरा वर्ड जो आता है, जो दूसरा नया टर्म पढ़ने को पाओगे वो है एम ये सब पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कहो फुल फॉर्म में ही पूछ ले इसका। ठीक है, तो ये और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अभी हम धीरे धीरे आगे एक एक चीज समझाएंगे, पहले इसको समझ लो। आते हैं क्वेश्चन इससे जरूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस AXIS, एक्सिस मतलब अक्ष, अक्ष। ठीक है, अब एम क्या होता है, जैसे कोई चुंबक इस तरह से ऐसे फैला हुआ है, इस तरह से ऐसे ऐसे हम दिखाए हुए हैं, जैसे वहां दिखाए वही चीज हम यहाँ भी खींच रहे हैं। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं एन है, इधर एस है, क्योंकि डायरेक्शन इधर दे रहे हैं, मतलब बल रेखाएं एन से एस की तरफ चल रही है। तो हर चुंबक में एक उदासीन अक्ष होता है, उदासीन अक्ष पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। चुंबक का अधिकतम मान हमेशा उसके ध्रुवों पर होता है, या अगर ये चुंबक में मान लूं कितना मोटा ऐसा चुंबक है, तो इसका अधिकतम मान कहाँ होगा, साउथ पोल पर होगा, नॉर्थ पोल पर होगा। ज्यादा
चुंबकीय प्रभाव हमको साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर देखने को मिलेगा। बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उदासीन अक्ष होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ भी नहीं होगा। तो वो बीच का पॉइंट हम ये कुछ मान लेते हैं कि ये सेंटर का पॉइंट, ये हमारा कहलाएगा MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। इतना पॉइंट क्लियर। तब आते हैं हम अपने इस फिगर पे। यहां पर ये है हमारा, एक तो GNA हमने बता दिया, दूसरा जनरेटर में को जब चलाएंगे तो इस फील्ड में पहले तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा, इस फील्ड में रहेगा तो रेजिडुअल मैग्नेट की वजह से थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वो कैसे रहेगा, ऐसे N से S की तरफ ऐसे फैला रहेगा, वो N से S की तरफ फैला रहेगा। जब यह आर्मेचर घूमना शुरू कर देगा तो इसकी बलरेखाओं काटेगा और सारा प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ आर्मेचर को जब लोड से जोड़ दिया जाएगा तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ने लगेगा। तो इस क्या हो रहा, आर्मेचर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने, अब पहले भी था जब फील्ड को बलरेखा फील्ड को सप्लाई कर रहा था तब भी था, लेकिन कम था। तो इस मेन फील्ड को, जो मेन फील्ड पहले है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यह मेन फील्ड इसी के बीच से तो होके गुजर रही है भाई, आर्मेचर घूमता है तो इसको काटता है। अब आर्मेचर में भी एक चुंबकीय क्षेत्र जब बन रहा है तो वह क्या कर रहा है, इस मेन फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं इस्तेमाल, एक बॉडी के अंदर में दो चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे तो दोनों कुछ न कुछ लड़ेंगे भिड़ेंगे, आपस में प्रतिक्रिया करेंगे। तो यह आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र जब स्ट्रांग हो रहा है तो इस मेन फील्ड को डिस्टर्ब करने लगेगा, जिसे बोलेंगे हम क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस हो रहा है, दो मैग्नेट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। चलो तो आगे देखते हैं हम अगला फिगर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होने के बाद का फिगर कैसे बनेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फिगर जो है वह देखते हैं हम लोग कौन सा, कि दोनों का मिला जुला प्रभाव वाला। अभी इसमें क्या है, जो पहला फिगर है, यह फिगर में क्या दिखा रहा है, पहले फिगर में कि मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे सीधा सीधा फैला हुआ है और आर्मेचर का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है। GNA ये अपना हो गई, साथ ही साथ और रेजिडुअल मैग्नेट के कारण कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ही इस फील्ड में। तो जो बलरेखाएं होगी हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे फैली होंगी। तो हमारा जो MNA होगा वो भी यही लाइन होगी, बीचों बीच एकदम सेंटर। नेक्स्ट फिगर अभी हम बता रहे हैं, लेकिन उसको बताने से पहले ये समझ लो कि जो हमारा MNA होगा वो भी यही लाइन ही होगी, MNA की भी यही लाइन होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सीधा सीधा ऐसे फैला हुआ है। तो जो चुंबकीय सामर्थ्य होगी वह N पोल पर मैक्सिमम होगी, S पोल पर मैक्सिमम होगी, बीच का पॉइंट 0 होगा। तो ऐसा ही सेट करके रखा जाता है साधारणतया कि ऐसा हो, लेकिन हो नहीं पा, ऐसा हो का मतलब MNA GNA एक जगह रहे तो आइडियल माना जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। MNA GNA एक जगह रह नहीं पाता, क्यों नहीं रह पाता अभी समझा रहा हूँ। और जो हमारे ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश, वो ये पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रख लो, हमारे ब्रश कहाँ लगे होते हैं, बहुत बार आया है क्वेश्चन। जो हमारे कार्बन ब्रश होते हैं जिनसे हम सप्लाई बाहर लेते हैं, वो लगे कहाँ होते हैं, कहाँ लगते हैं, कम्यूटेटर पर लगते हैं। कम्यूटेटर पर किस पॉइंट पर लगे रहेंगे, MNA पर, MNA पर लगते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगते हैं। तो इसी लाइन पर हमारे यहाँ पर ब्रश भी लगने चाहिए। यही लाइन हमारी MNA भी है, यही लाइन हमारी GNA भी है, और यहीं पर हमारे ब्रश भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, जब लोड लगा दिया हमने और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा स्ट्रांग हो गया, फिर लोड और बढ़ा दिया, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र और स्ट्रांग हो गया, तो मेन फील्ड को क्या करने लगेगा, ये मेन आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड को डिस्टर्ब करने लगेगा। जब मेन फील्ड को डिस्टर्ब करने लगेगा तो MNA ये लाइन नहीं रह जाएगी। अगले फिगर में समझो इस बात को।
चलो अगला फिगर में हमने फिर एक बना दिया ऐसे ही एक आर्मेचर। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, छोटा सा बनाना है। ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहाँ हम क्या दिखा देते हैं, ये बाइंडिंग। इतनी बात ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये हम चुंबकीय क्षेत्र दिखा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ से ऐसे थोड़ा सीधा सीधा लाइन ऐसे, दूसरा ये, इसी को आगे बढ़ा दो यहाँ पे ये, और इस लाइन को आगे यहाँ से ऐसे हो गया ना, इसको यहाँ तक मिटा दिया। ये ऐसे खींच दिया और ऐसे खींच दिया। ये सब चुंबकीय क्षेत्र वगैरह ऐसे पोल, मतलब पोल ऐसे ही दिखाए जाते हैं, ऐसे खींच दिया जाता है। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा यन और ये हो गया यस। यही फिगर है, फिर बना रहा हूं, लेकिन अब की बार लोड पर। जब जनरेटर पर लोड, ये विदाउट लोड था, अभी लोड जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तब इसके बाद देख रहे हैं मेन फील्ड। ये अपना चुंबकीय क्षेत्र इसमें हाईली बना रखा है। इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से कुछ बना होगा, इस तरह से ऐसे 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 इसका चुंबकीय क्षेत्र दिखा सकते हो, ना भी दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे माने ऐसे करंट इसमें ऐसे चल रही है, इसमें इधर साइड ऐसे चल रही, इधर साइड ऐसे चल रही है, थोड़ा सा ऐसे, इस साइड में भी ऐसे करंट चल रही होगी, लेकिन अपोजिट चल रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, माने ऐसे इस तरह से। फिर ऐसे हम अब ऐसे खींच दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो रहा हो तुमको। ये ऐसे माने इधर करंट, इसमें करंट ऐसे ऐसे चलेगी, इसमें करंट ऐसे ऐसे। ठीक है, दोनों साइड का करंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। और अगर कंफ्यूजन हो रहा तो छोड़ दो, ये मिटा दो, ज़्यादा उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना समझो कि ये हमारा है आर्मेचर। आर्मेचर पे क्या लग गया, ये बाइंडिंग। ठीक, अब यह आर्मेचर लोड पे फिगर बनाया जा रहा है, तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र हाईली है, ज्यादा है। और यह चुंबकीय क्षेत्र पहले तो ऐसे फैला था, इस तरह से सीधा सीधा। अभी क्या होगा, ये ऐसे आएगा, यहां से ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, सीधा